आज के वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी मेंस की तैयारी का डे 11 देखेंगे, जिसमें हम लोग कॉलेजियम व्यवस्था या कॉलेजियम सिस्टम देखेंगे। मेरे इस वीडियो तथा सभी वीडियो के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल क्रैक बीपीएससी यूपीएससी विथ मी पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दे दिया गया है। आप वहां जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जो कि कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत हम आज देखेंगे। पहला, कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। दूसरा, कॉलेजियम व्यवस्था की संरचना कैसी है। तीसरा, मूल संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान। चौथा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का औचित्य। पांचवा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संवैधानिक उपबंध। छठा, कॉलेजियम व्यवस्था के विकसित होने के कारण। सातवां, कॉलेजियम व्यवस्था में मील के पत्थर। आठवां, कॉलेजियम व्यवस्था की कमी या सीमाएं। और नौवां, सुझाव या आगे की कार्यवाही। आज का प्रश्न, कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? यह वर्तमान भारत के राजनीतिक न्यायिक गलियारों में वाद विवाद का विषय बना हुआ है। इस कथन की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आप इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, मैं उसको देखूंगी और उसमें कमी या सुधार जो भी ज़रूरत होगी तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगी। और इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर अगले वीडियो में पोस्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। कॉलेजियम व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के समय समय पर दिए गए न्यायिक निर्णयों के द्वारा विकसित एक व्यवस्था है जो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं हस्तांतरण से संबंध रखती है। यह संविधान के अनुच्छेद 124 तथा अनुच्छेद 217 से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था की संरचना कैसी है। कॉलेजियम व्यवस्था की संरचना को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम। दूसरा, उच्च न्यायालय कॉलेजियम। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में अध्यक्ष और सदस्य अगर देखा जाए तो अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और सदस्य 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय से ही चुने जाते हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम में अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सदस्य उच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। अब हम लोग मूल संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 में यह उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा नियुक्ति के क्रम में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है जिससे वह परामर्श करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 124 के 2 में उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाएगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में अनुच्छेद 217 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में देखें तो निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं, जैसे मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का क्या आशय है। मुख्य न्यायाधीश का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है या नहीं। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के बीच इसी संबंध में होने वाले विवादों ने अंततः कॉलेजियम व्यवस्था की संकल्पना को प्रस्तुत किया। अब हम लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या औचित्य है इसको देख लेते हैं। अक्सर यह सवाल उठता रहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की क्या जरूरत है, उसे स्वतंत्रता क्यों प्रदान की गई है। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं का देखा जाना अति आवश्यक है। जैसे पहला, न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षण है या संविधान के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका को प्रदान किया गया है तथा देश में संविधान ही सर्वोच्च है। दूसरा, देश में विधि के शासन को लागू करना तथा नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भी न्यायपालिका पर ही है। तीसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय को सुनिश्चित करने का दायित्व भी न्यायपालिका पर है। चौथा, भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण तथा संतुलन और नियंत्रण के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का सुस्पष्ट वितरण किया गया है। पांचवा, संविधान में संघीय तथा परिसंघीय पहलुओं के संरक्षण और संतुलन का दायित्व भी न्यायपालिका पर है। अतः उपरोक्त संदर्भ में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अति आवश्यक जान पड़ती है।
अब हम लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संवैधानिक उपबंध देख लेते हैं। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए हैं, जिन्हें हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति और बर्खास्तगी प्रक्रिया का स्पष्ट संविधान में प्रावधान किया गया है। दूसरा, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है और इन्हें सिर्फ साबित कदाचार और शारीरिक असमर्थता के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि इनके कार्यकाल में कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप न के बराबर है। तीसरा, न्यायाधीशों का वेतन व भत्ता संविधान की संचित निधि पर आधारित है, जिसमें वित्तीय आपात को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चौथा, न्यायपालिका को न्यायिक अवमानना के लिए दंड प्रदान करने का अधिकार दिया गया है, जिसके कारण अनुच्छेद 121 के तहत संसद और अनुच्छेद 211 के तहत विधानमंडल के भीतर न्यायाधीशों के आचरण व उनके क्रियाकलापों पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। पांचवा, न्यायाधीशों के निर्णय के गंभीर से गंभीर भूल को कदाचार नहीं माना जाता है, जिससे न्यायाधीश भयमुक्त होकर निर्णय देते हैं। छठा, संसद न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र और शक्ति में विस्तार कर सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार की कटौती नहीं कर सकती है। सातवां, न्यायपालिका अपने कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र है। आठवां, अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। नौवां, सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तत्संबंधित न्यायालय के भिन्न उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कहीं भी वकालत करने की छूट नहीं दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग कॉलेजियम व्यवस्था के विकसित होने के कारणों को देख लेते हैं। मूल संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में शक्तियों का पृथक्करण और संतुलन और नियंत्रण के सिद्धांत का अत्यंत सतर्कता और गंभीरता के साथ प्रयोग किया गया है, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ता चला गया और धीरे धीरे पूरी नियुक्ति प्रक्रिया का राजनीतिकरण कर दिया गया। नियुक्ति प्रक्रिया के राजनीतिकरण में धीरे धीरे कॉलेजियम व्यवस्था के विकसित होने के द्वार खोल दिए। कॉलेजियम व्यवस्था निम्नलिखित कारणों से विकसित हुई है। पहला, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन। दूसरा, संतुलन और नियंत्रण के सिद्धांत का उल्लंघन। तीसरा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय प्रतिबद्ध नौकरशाही के साथ साथ प्रतिबद्ध न्यायपालिका का नारा दिया गया, जिसमें नौकरशाही की तरह न्यायपालिका को भी प्रधानमंत्री के प्रति प्रतिबद्ध बनाने की हर संभव कोशिश की गई। चौथा, वर्ष 1973 में तत्कालिक सरकार द्वारा न्यायमूर्ति सेलेट, हेगड़े और ग्रोवर की वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति A.N. रॉय को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना। पांचवा, वर्ष 1977 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना की वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इन दोनों प्रकरणों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठतम सिद्धांत का उल्लंघन किया तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की हस्तक्षेप जग जाहिर हुई। छठा, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के राजनीतिकरण से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रतिकूल रूप से बाधित हुई। सातवां, धीरे धीरे कार्यपालिका राजनीति, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक, भाषाई पहलुओं को ध्यान में रखकर न्यायाधीशों की नियुक्ति करने लगी, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित हुई और मूल संविधान में उल्लेखित न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का भी उल्लंघन हुआ। अब हम लोग कॉलेजियम व्यवस्था में मील के पत्थरों को देख लेते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर समय समय पर गतिरोध उत्पन्न होते रहते थे। इसी दौरान कुछ वाद और सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय कॉलेजियम व्यवस्था को विकसित करने में मील का पत्थर साबित हुआ, जिसे हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला, 1958 का विधि आयोग। कार्यपालिका अक्सर राजनीतिक, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक पहलुओं को देखते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रही है। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका की बढ़ती राजनीतिक दबाव का सामना करना न्यायपालिका के लिए निरंतर मुश्किल हो रहा है तथा इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। दूसरा, SP गुप्ता वाद 1982। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सुस्पष्ट किया कि पहला,
न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार के पास होगा। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तीसरा वाद है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 1993। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों ने पहली बार भारत में कॉलेजियम व्यवस्था की नींव डाल दी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय सुनाए। पहला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता संविधान के मूल ढांचे का भाग है, अतः इसे सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप से परे रखा जाए। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का मतलब वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। अतः इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, जिसमें भावी मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, द्वारा निर्मित कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर विचार कर राष्ट्रपति को परामर्श देगा। तीसरा, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठतम के सिद्धांत को आधार बनाया जाना चाहिए। चौथा वाद, वर्ष 1958 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के तीसरे मामले में निर्णय प्रदान कर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की निम्नलिखित रूप से व्याख्या किया गया। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, जिसमें भावी मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, द्वारा निर्मित कॉलेजियम अपनी राय राष्ट्रपति को देगा। दूसरा, कॉलेजियम के 2 सदस्य किसी न्यायाधीश के नाम का विरोध करते हैं तो उस न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाएगी। तीसरा, मुख्य न्यायाधीश अपनी सिफारिश के साथ साथ कॉलेजियम के अन्य सदस्यों की सिफारिश को भी लिखित रूप से राष्ट्रपति के पास भेजेगा। चौथा, कॉलेजियम का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। पांचवा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा। छठा, तबादले के संबंध में मुख्य न्यायाधीश एवं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कॉलेजियम संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर अपनी राय राष्ट्रपति को भेजेगा। यह 4 वाद या 4 निर्णय कॉलेजियम व्यवस्था के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ। अब हम लोग कॉलेजियम व्यवस्था की कमी या सीमाओं को देख लेते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के राजनीतिकरण पर प्रभावी तरीकों से अंकुश लगाया, जिससे न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव को कम करने में काफी मदद मिली है। लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था भी दोषमुक्त नहीं है और सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों आधारों पर इस व्यवस्था का निम्नलिखित आधारों पर विरोध किया जा रहा है। पहला, परामर्श से बाध्यकारी की ओर। वर्ष 1993 व 1998 के निर्णय के पश्चात न्यायाधीशों की राय को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। दूसरा, संविधान की मूल भावना की प्रतिकूल व्यवस्था। मूल संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, लेकिन कार्यपालिका की भूमिका थोड़ी ज्यादा प्रभावी थी और कॉलेजियम ने इसी व्यवस्था को बदल डाला। तीसरा, शक्ति संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव। संविधान द्वारा विभिन्न सरकारी अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की गई है। कॉलेजियम ने इस व्यवस्था को बदल डाला। चौथा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल। भारत को छोड़कर दूसरा ऐसा कोई देश नहीं है जहां न्यायपालिका के सदस्यों का चयन न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता हो। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल जान पड़ता है। पांचवा, कॉलेजियम व्यवस्था भ्रष्ट और अयोग्य लोगों को उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसे गरिमामयी पदों पर पहुंचा पाने में रोक पाने में असमर्थ है। छठा, कॉलेजियम व्यवस्था पर न्यायपालिका में परिवारवाद और भाई भतीजावाद को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया गया है। सातवां, नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी नहीं है। आठवां, कॉलेजियम व्यवस्था ने नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक जटिल और विलंबनकारी बना दिया है। नौवां, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर करने के लिए कोई गाइडलाइन और मैकेनिज्म का विकास नहीं हो पाया है। 10वां, न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका बहुत ही सीमित हो गई है और उसे सिर्फ न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में किसी एजेंसी से जांच करवाने तक का ही अधिकार है। अब हम लोग सुझाव या आगे की कार्यवाही को देख लेते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में
पूर्णतः पारदर्शी और दोषमुक्त नहीं है, जिससे समय समय पर कार्यपालिका और न्यायपालिका में गतिरोध उत्पन्न होते रहते हैं। इसे दूर करने के लिए सरकार ने 99वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम पेश किया, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुस्पष्ट बनाया जाए तथा संविधान में उल्लेखित शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का पालन किया जा सके। अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया गया। अतः यह जरूरी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले गतिरोध को दूर करने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी एवं मूल संविधान में लिखित भावना के अनुसार एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा। पर अफसोस की बात है कि दोनों ही इस दिशा में आवश्यक पहल नहीं कर पा रहे हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और उम्मीद है कि आज के प्रश्न का उत्तर आप इस वीडियो की मदद से लिख पाएंगे। अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।